आजादी, ये शब्द को सुन के हम सबके मन में बस एक ही चीज याद आती है। Here is a dictum for the non-violent soldier of freedom. Do or die. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। आजादी की इस लड़ाई में मंगल पांडे और झांसी की रानी से लेकर महात्मा गांधी तक सभी लोगों के बलिदान शामिल है। ऐसे बलिदान जिनको भविष्य में कभी भुलाया नहीं जाएगा। इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से तरीके हमारे क्रांतिकारियों द्वारा अपनाए गए थे जिनसे हमारे देश को आजादी मिल पाई। और इस 20 मिनट की वीडियो के अंदर हम पिछले 200 साल के इतिहास में किए गए सभी क्रांतिकारियों के संघर्ष और बलिदान के बारे में बात करेंगे। अब इससे पहले भी आपने आजादी के ऊपर ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी, तो हम आपको बता दें कि ये वीडियो उन सभी वीडियोस का निचोड़ है, इसीलिए इस वीडियो का एंड तक देखना मत भूलना। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे सन 1837 से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने आधे से ज्यादा भारत पर कब्जा जमा लिया था। और यही वो साल था जब भारत के लोगों में आजादी की आग सुलगने लगी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने आधे भारत के राजाओं को तो अपने नीचे ला दिया था, लेकिन बाकी राज्यों के राजा कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते थे। इसीलिए कंपनी ने युद्ध करके राज्य हासिल करने का फैसला किया, जिसके लिए कंपनी ने अपनी फौज को बढ़ाना चालू कर दिया। लेकिन कंपनी के लिए इतने सारे अंग्रेज सैनिकों को यूएस से भारत में लाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए कंपनी ने एक सॉल्यूशन निकाला, ऐसा सॉल्यूशन जो आगे जाके कंपनी को ही भारी पड़ने वाला था। दरअसल कंपनी ने अपनी फौज को बढ़ाने के लिए यूएस के सैनिकों के बजाय भारत के लोगों को ही फौज में रखना चालू कर दिया। अब इस चीज का उनको पहले तो बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि भारत के लोग खुशी खुशी इस नौकरी को ले लेते थे। अब इंडिया के लोग ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उस टाइम पर इंडिया में भुखमरी की हालत काफी ज्यादा थी, और उनके इस नौकरी को करने के बाद उनको फ्री में खाना मिल जाता था, जिससे वो लोग भुखमरी से बच जाते थे। और इससे कंपनी को फायदा ये था कि इंडियंस कम पैसों में उनके लिए काम करते थे, क्योंकि जहां कंपनी अपने अंग्रेज सैनिकों को महीने के 40 रुपए देती थी, वहीं पर हमारे इंडियन सैनिकों को केवल 8 रुपए ही देती थी। अब ऐसा करते करते एक समय ऐसा आ गया जब भारतीय सैनिकों की संख्या अंग्रेज सैनिकों से भी ज्यादा हो गई, जिसका अगर हम अनुमान लगाए तो ये संख्या 6:1 हो गई थी। यानी 6 भारतीय सैनिकों पर केवल 1 अंग्रेज सैनिक का अनुपात रह गया था। और जब कंपनी को इस अनुपात के बारे में पता चला तो कंपनी को लगा कि भारतीय सैनिकों का ये अनुपात आगे चलकर उनके लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए कंपनी ने भारतीय सैनिकों की संख्या लगभग आधी कर दी, यानी आगे चलकर यह अनुपात घटकर 3:1 रह गया था। अब ये सब कुछ 1848 तक ऐसे ही चलता गया, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब कंपनी ने एक नया कानून निकाला जो कि सभी राजाओं के खिलाफ था। कंपनी 12 जनवरी 1848 को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम से एक नया कानून निकालती है। अब इस कानून में क्या था, ये जानने से पहले हमको एक चीज और जाननी पड़ेगी। तो इस कानून के आने से पहले अगर किसी राजा की संतान नहीं होती थी तो वो राजा गोद ले लेता था और अपनी निजी संपत्ति के साथ अपना पूरा साम्राज्य उस गोद ली हुई संतान को सौंप देता था, ताकि कम से कम उसकी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ तो न लग पाए। और कंपनी ने इस काम का जिम्मा डलहौजी को सौंपा था। लेकिन जब कंपनी ने एक कानून निकाला तो एकदम से सब कुछ बदल गया, क्योंकि इस कानून के हिसाब से अगर किसी राजा की अपनी खुद की संतान ना हो तो उसके मरने के बाद उसके पूरे साम्राज्य पर कंपनी का अधिकार हो जाएगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि राजा ने कोई संतान गोद ली है, बस कंपनी इतना कर सकती थी कि उस गोद ली संतान को उस राजा की निजी संपत्ति दे देती थी और उसके साम्राज्य को अपने अधीन कर लेती थी। अब इस कानून के आते ही कंपनी ने सतारा को अपने अधीन कर लिया, और इसके अगले साल कंपनी ने जयपुर, संभालपुर, छत्तीसगढ़ और नागपुर को भी अपने अधीन कर लिया, और अंत में कंपनी ने झांसी पर भी कब्जा कर लिया। अब इन सब में झांसी की अहम भूमिका रहती है, क्योंकि जब कंपनी ने झांसी पर कब्जा किया उस समय झांसी पर रानी लक्ष्मीबाई का शासन था। और क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के कोई संतान नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक संतान गोद ली थी, जिस कारण कंपनी लक्ष्मीबाई के राज्य को अपने अधीन कर लेती है, और इसके बदले में कंपनी लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपए महीने के देती थी। अब इसके बाद सन 1856 तक सब कुछ शांत था, क्योंकि लोगों के मन में अंग्रेजों की दहशत बढ़ गई। लोग जानते थे कि वो कभी अंग्रेजों के हथियारों का सामना नहीं कर पाएंगे। अब 1848 से 56 के बीच कंपनी और भी ऐसे कई कानून निकालती है, जैसे कि द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट और हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जैसे कई कानून निकालती है। इसके बाद सन 1857 में अंग्रेजों ने एक ऐसा काम कर दिया जिसकी उनको आगे जाकर भारी कीमत चुकानी पड़ी। दरअसल अंग्रेज 1857 से पहले तक ब्राउन लेस नाम की बंदूक को चलाते थे, जिसकी गोली लगभग 0.75 इंच की होती थी, और इसके आगे एक चाकू भी लगा होता था, जिसे आम भाषा में कोयाटा कहा जाता था। लेकिन इस बंदूक को चलाने में अंग्रेजों और बाकी सैनिकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, क्योंकि इस बंदूक की एक गोली को चलाने में 25 सेकंड से भी ज्यादा का टाइम लग जाता था। इसी के साथ सैनिकों को इस बंदूक को चलाने के लिए बुलेट और
गन पाउडर के 2 अलग अलग डिब्बे साथ में लेके चलने पड़ते थे। इस चीज से अंग्रेज काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। इसलिए उन्होंने जनवरी 1857 में सैनिकों के हाथों में से उस पुरानी बंदूक को हटाकर P53 इनफिल्ड नाम से नई बंदूक थमा दी। इस नई बंदूक में गोली चलाने का तरीका थोड़ा अलग था। इसकी बुलेट हल्के चमड़े से बनी एक थैली के अंदर आती थी और इसके साथ इसमें गन पाउडर भी पहले से नाप के डला हुआ रहता था। अब ये जो हल्का चमड़ा था उसको ज्यादातर सूअर और गाय की चर्बी से बनाया जाता था और ये आसानी से फटता भी नहीं था, इसीलिए इस थैली को मुंह से फाड़ने के आदेश दिए गए थे। इसी के साथ अंग्रेजों को यह भी पता था कि अगर हिंदू सैनिकों को चमड़े वाली बात पता चल गई तो वो लोग कभी भी इस बंदूक को नहीं चलाएंगे। इसलिए अंग्रेजों ने सैनिकों से चमड़े वाली बात को छुपाकर उनको बताया कि ये थैली एक अलग तरह के कागज से बनाई गई है। इस बात को लगभग सभी लोगों ने मान लिया और इसके 2 महीने बाद सब कुछ सही था। लेकिन बाद में जाकर लोगों ने इस थैली को जलाकर देखना चालू कर दिया और उनको पता चला कि उस थैली के जलने पर उसमें से एक अजीब तरह की बदबू आ रही थी, जिसके बाद में ये बात पूरे भारत में फैल गई। अब इस बीच कोलकाता से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दमदम नाम के गांव में एक ब्राह्मण सिपाही रहता था। उस ब्राह्मण सिपाही का नाम मंगल पांडे था। एक दिन मंगल पांडे अपनी पूजा पाठ करके अपने हाथ में लोटा लिए अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में उसको एक नीची जाति का खलासी मिल जाता है। वो खलासी मंगल पांडे से गलती से टकरा जाता है, जिस पर मंगल पांडे उसको काफी खरी खोटी सुनाते हैं, जिस पर वो खलासी भी काफी गुस्सा हो जाता है और मंगल पांडे को वो चर्बी से बने चमड़े के बारे में बताता है। खलासी मंगल पांडे को बोलता है कि अब तो तुम भी अछूत हो गए हो क्योंकि तुमने उस चमड़े को अपने मुंह से काटा है। ये सुनकर मंगल पांडे उसका विश्वास नहीं करता, जिस पर वो खलासी मंगल पांडे को सीधा उसी फैक्ट्री में लेके जाता है जहाँ पर उस चमड़े की थैली को बनाया जा रहा था। ये सब होता देख मंगल पांडे के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और इसके बाद में मंगल पांडे का बस एक ही मकसद रह गया था और वो मकसद था ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को जड़ से खत्म कर देना। इसके बाद में जब 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट हेनरी बोग अपने किसी काम से 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की ओर जा रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि मंगल पांडे उसके सामने खड़ा था, जो कि अपने साथियों के सामने नारा लगा रहा था कि आगे आओ, ये अपने धर्म की बात है और अभी नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे। इसके बाद मंगल पांडे सीधा लेफ्टिनेंट वॉक पर गोली चला देता है, लेकिन गलती से वो गोली उसके घोड़े को लग जाती है, जिसके बाद वो घोड़े से उतरकर अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तभी मंगल पांडे ने अपनी तलवार निकालकर वॉक की गर्दन को उड़ा देता है। ये देखकर बाकी के अंग्रेज सिपाही मंगल पांडे को पकड़ने के लिए भागते हैं। इसी बीच अंग्रेज सैनिक इंडियन सैनिकों को मंगल पांडे को पकड़ने का आदेश देते हैं, लेकिन कोई भी इंडियन सैनिक उनका आदेश नहीं मानता। इसके बाद मंगल पांडे एक और अंग्रेज सिपाही को मार गिरा देते हैं, लेकिन तभी मंगल पांडे देखते हैं कि अंग्रेज सिपाही उनके बहुत करीब आ चुके थे और वो कभी भी मंगल पांडे को पकड़ सकते थे। इसलिए अंत में जाकर मंगल पांडे अपने आप को गोली चला देते हैं। गोली चलते ही मंगल पांडे बेहोश हो जाते हैं और इसके बाद जब उनको होश आता है तो वो अपने आप को अस्पताल में पाते हैं। इसके बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। मंगल पांडे पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जो आजादी के लिए शहीद हुए थे। इसके बाद कंपनी ने पूरी 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को उनका आदेश न मानने की सजा में सस्पेंड कर दिया और बाद में जाकर उन सभी पर कार्रवाई भी की जाती है। और इसके बाद कई जगहों पर अंग्रेजों का बहिष्कार किया जाता है, जिससे गुस्सा होकर कंपनी ने उन सभी को जेल में डाल दिया। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि ये सभी 85 क्रांतिकारी जेल तोड़कर वहां से भाग गए। अब इसके पीछे क्या वजह थी, इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसके बाद ये सभी क्रांतिकारी उस जेल के सारे हथियार लेकर दिल्ली चले जाते हैं, जहाँ पर इन सभी क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध हो जाता है और इस युद्ध में क्रांतिकारियों की जीत होती है, जिससे पूरी दिल्ली में क्रांतिकारियों का शासन हो जाता है। उनकी इस लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान बहादुर शाह जफर भी उनका साथ देते हैं। लेकिन सितंबर 1857 को अंग्रेजों की भारी सेना उन क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर देती है और दिल्ली को वापस अपने कब्जे में कर लेती है। इसी के साथ अंग्रेज दिल्ली को सुल्तान बहादुर शाह जफर के बेटे और बहू को मार देते हैं और सुल्तान को आजीवन कारावास की सजा देकर रंगून की जेल में बंद कर देते हैं। यहाँ झांसी में कुछ अलग ही माहौल था। 10 मई 1857 को कुछ भारतीय क्रांतिकारियों ने मिलकर झांसी के किले पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों की पत्नी और बच्चों को बंदी बनाकर अंग्रेजों को बंदूक डालने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब अंग्रेजों ने अपनी बंदूकें नीचे डाली तो क्रांतिकारियों ने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद क्रांतिकारियों ने झांसी का किला रानी लक्ष्मीबाई को सौंप दिया। 2 जुलाई 1857 को रानी लक्ष्मीबाई ने पूरे झांसी की कमान संभाली और इसके बाद 28 मार्च 1858 तक झांसी पर रानी लक्ष्मीबाई का अधिकार रहा। लेकिन 28 मार्च को अंग्रेजों ने दोबारा झांसी पर आक्रमण कर दिया और झांसी की इस लड़ाई में तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई झांसी को बचा ना सकी
और वे अपने बेटे दामोदर के साथ बादल नाम की घोड़ी पर बैठकर झांसी से चली गई। इसके बाद मई 1858 को रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंचती है, लेकिन यहाँ भी अंग्रेजों ने उन पर आक्रमण कर दिया और इसके बाद लक्ष्मीबाई को यहाँ से भी जाना पड़ा। और आखिरी बार अंग्रेजों से उनका सामना 17 जून 1858 को ग्वालियर में होता है, जहां पूरे एक दिन की लड़ाई के बाद यानी 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती है। उनके साथ साथ तात्या टोपे, द नवाबों ऑफ बांदा और राव साहब और 5000 क्रांतिकारी भी शहीद हो गए। रानी लक्ष्मीबाई पहली ऐसी महिला क्रांतिकारी थी जिनकी तारीफ खुद अंग्रेज भी करते थे। इस लड़ाई के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का विश्वास ईस्ट इंडिया कंपनी से बिल्कुल हट चुका था, जिसके बाद उन्होंने कंपनी को देश से निकाल दिया और खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत पर शासन करने लगी। अब हमारी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म होता है, जिसमें हमने सन 1837 से सन 1858 तक की क्रांति के बारे में जाना। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस भी देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम आगे की पूरी कहानी को जानेंगे। और अगर इस वीडियो में हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हम लोग माफी मांगते हैं। तो इसी के साथ हम आपको मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।